हेलो। नमस्ते जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आशा करता हूं कि आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे, शानदार होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास होंगे, जबरदस्त होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी साथी आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, इस क्लास में। नमस्ते बेटा, नमस्ते जी। योगिता जी हैं, नेहा हैं, अमन जी हैं, रश्मि हैं, मनीषा हैं और ज्ञानचंद जी हैं। आप सभी का स्वागत है, ठीक है। आज से हम मध्यकालीन भारत की शुरुआत करने जा रहे हैं, ठीक है, एक नए विषय की। तो बड़ा स्वाभाविक है, एक्साइटमेंट तो होगा ही। एक नया विषय स्टार्ट हो रहा है और इसमें हम बात करेंगे पूर्व मध्यकाल, ठीक है ना। पूर्व मध्यकाल, प्री मिडाइवल, पूर्व मध्यकाल, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है बेटा, पूर्व मध्यकाल। लेकिन ठीक है, बहुत ही कम पढ़ाया जाता है। ये थोड़ा सा एक दुर्भाग्य का विषय है। इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है लेकिन पढ़ाया बहुत कम जाता है। सब ठीक है बेटा, ऑल ओके, ठीक है। और आप लोगों की दुआएं हैं, मैं बहुत अच्छा हूँ, सब लोग बहुत अच्छे हैं, ठीक है। ढेर सारा प्यार आप सभी को। आइए, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई हमको प्री मेडिवल में, पूर्व मध्यकाल में आखिर पढ़ना क्या क्या होता है, ठीक है। हम पूर्व मध्यकाल में क्या क्या पढ़ते हैं। तो बच्चे, पूर्व मध्यकाल में सबसे पहले जिन चीजों को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, जो सबसे पहला टॉपिक होता है वह होता है कन्नौज को लेकर त्रिकोणात्मक संघर्ष। क्योंकि बेटा, हर्षवर्धन के समय में, अभी अभी आप हर्ष को पढ़कर आए हैं, हर्षवर्धन के समय में कन्नौज समस्त उत्तर भारत का एक केंद्र था। मतलब हर्ष के समय में कन्नौज का इतना विकास हुआ, इतना विकास हुआ कि कन्नौज संपूर्ण विश्व के कुछ चुनिंदा शहरों में से एक था। उसका ऐश्वर्य, उसका वैभव, उसकी प्रतिष्ठा, उसकी चर्चा पूरे विश्व में थी। भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में थी। लेकिन हर्ष का कोई उत्तराधिकारी नहीं था और हर्ष की मृत्यु के बाद कन्नौज पर अधिकार करने के लिए उस समय भारत में जितने भी सत्ता के केंद्र थे वो सभी लालायित हो उठे। देखिए, सभी का बस एक यही मानना था कि चाहे कुछ भी हो, ठीक है, हमें कन्नौज से शासन करने को मिल जाए। अब कन्नौज से शासन करने का जो महत्व है वो दो प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं। सबसे पहला महत्व तो ये है कि कन्नौज, ठीक है ना, ऐश्वर्य, वैभव और एक संस्कृति का प्रमुख केंद्र बिंदु था। कन्नौज, ठीक है, बहुत विकसित नगर था। और स्वाभाविक सी बात है, हर कोई व्यक्ति किसी विकसित नगर को अपनी राजधानी बनाना चाहेगा। दूसरा जो इसका महत्व था वह सांकेतिक था कि कन्नौज ने संपूर्ण उत्तर भारत पर शासन किया है, ठीक है। कन्नौज ने संपूर्ण उत्तर भारत पर शासन किया है। तो जो व्यक्ति कन्नौज पर अधिकार कर लेगा तो कहीं ना कहीं सांकेतिक रूप से, साइकोलॉजिकली ये बात प्रूव हो जाएगी कि वह संपूर्ण उत्तर भारत पर फिर से आक्रमण करने की या उस पर साम्राज्य करने की क्षमता रखता है। बात समझ में आ रही है? संपूर्ण उत्तर भारत पर, क्योंकि वो हर्ष की राजधानी रही थी तो हर कोई चाहेगा कि जो नगर हर्ष की राजधानी रहा वह उसकी भी राजधानी रहे। भाई, हर कोई चाहेगा कि जो हर्ष की राजधानी रहा वो उसकी भी राजधानी रहे। तो पूर्व मध्यकाल में आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। हम सबसे पहली चीज जो पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चे, वो पढ़ेंगे कि कन्नौज को लेकर त्रिकोणात्मक संघर्ष। कन्नौज को लेकर
त्रिपक्षीय संघर्ष। कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष। ठीक है, सबसे पहली बात, अब कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष मतलब कि कन्नौज पर आक्रमण करने के लिए उस समय तीन बड़ी शक्तियां आपस में एक दूसरे से संघर्ष करती हैं। इधर एक है जिनको कहा जाता है कि भाई वह पश्चिम के प्रतिहार है, पश्चिम के गुर्जर प्रतिहार है। ठीक है, दूसरे पूर्व के पाल हैं, पूर्व के पाल हैं, और तीसरे जो हैं वह दक्षिण के राष्ट्रकूट हैं। दक्षिण के राष्ट्रकूट है। ये बात आ रही है कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष प्रारंभ हुआ। और कन्नौज, मैंने जैसे कि आपको बताया कि कन्नौज ठीक है संपूर्ण उत्तर भारत का वैभव था। कन्नौज संपूर्ण उत्तर भारत की एक ठीक है ना सामरिक केंद्र था, ठीक है, एक राजनीतिक सत्ता का ध्रुव था। और हर्षवर्धन के समय में कन्नौज का बहुत विकास हुआ। तो बेटा इस कन्नौज पर अधिकार करने के लिए उस समय भारत की तीन बड़ी शक्तियां आपस में एक दूसरे से संघर्षरत रही। वे पश्चिम के गुर्जर प्रतिहार, पूर्व के पाल और दक्षिण के राष्ट्रकूट है। ठीक है, तो इसके बाद फिर दूसरा हम पढ़ेंगे यहां पर, ठीक है, राजपूत काल। आफ्टर डेट प्री मिडाइवल में हम लोग क्या पढ़ते हैं बेटा? राजपूत काल। अधिकांशतः हम लोगों ने राजपूत काल पढ़ा नहीं है, इस राजपूत काल को हम लोगों ने स्किप कर दिया इतिहास से बच्चे, तो राजपूत काल पढ़ेंगे। राजपूत काल में ये बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत सारे राजपूत राजवंशों को पढ़ेंगे, जैसे कि शाकंभरी का चौहान, जैसे कि बेटा शाकंभरी के चौहान, इन सभी में सबसे शक्तिशाली राजवंश यही है, शाकंभरी के चौहान। दूसरे हैं मेरे प्यारे बच्चे जिजाक बुक्ति के चंदेल, जिजाक बुक्ति के चंदेल, शाकंभरी के चौहान। तीसरे हैं आपके मालवा के परमार, मालवा के परमार, ठीक है, मालवा के परमार बेटा। इसके बाद फिर नेक्स्ट कन्नौज का गढ़वाल या सोलंकी वंश, कन्नौज के गढ़वाल या सोलंकी, ठीक है, कन्नौज के गढ़वाल या सोलंकी, शाकंभरी के क्या नाम है चौहान हो गए, जिजाक बुक्ति के चंदेल हो गए, आपके मालवा के परमार हो गए, मालवा के परमार हो गए ना बेटा, और कन्नौज के गढ़वाल या सोलंकी राजवंश हो गया। इसके बाद गुजरात के चालुक्य, सॉरी कन्नौज के गढ़वाल या राठौड़, माफ करना बेटा, कन्नौज के गढ़वाल या राठौड़, माफ करना, कन्नौज की गढ़वाल या राठौर, ठीक है, राठौर होंगे। गुजरात के चालुक्य सोलंकी, ठीक है, सोलंकी आपने सुने होंगे, तो गुजरात के चालुक्य सोलंकी बच्चे, गुजरात के चालुक्य सोलंकी, सोलंकी, गुजरात के चालुक्य सोलंकी। तो बस यही चीज आपको देखनी है कि ये प्रमुख राजवंश है, राजपूत राजवंश। पूर्व मध्यकाल में आपको ये राजपूत राजवंश में बेटा ये 5 राजवंश जो है, ये 5 राजवंश भी पढ़ने होंगे, ठीक है बबीता, ये 5 राजवंश भी पढ़ने होंगे आपको, ठीक है। चलो ओके, क्लियर हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने के क्रम में आप सभी लोग एक बात समझना, ठीक है, मेरी बहुत अच्छे से, जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। कन्नौज पर ठीक है त्रिकोणात्मक संघर्ष की शुरुआत हुई, और कन्नौज पर बेटा जो त्रिकोणात्मक संघर्ष की शुरुआत हुई उसमें 3 बड़ी शक्तियों ने हिस्सा लिया, पश्चिम के गुर्जर प्रतिहार, पूर्व के पाल और दक्षिण के राष्ट्रकूट। बोल लिया कि नहीं मेरे प्यारे बच्चे? अब ये जो राजवंश है बड़ा स्वाभाविक है, ये राजवंश ठीक है हर्षवर्धन के पतन के बाद अस्तित्व में आए, और हर्षवर्धन के पतन के बाद इन्होंने
ठीक है ना। अपने अपने क्षेत्रों में स्वाभाविक सी बात है, शुरुआत में एक सामान्य स्थिति के शासक रहे होंगे, बाद में फिर इन्होंने राजनीतिक सत्ता अर्जित करते हुए अपने अपने क्षेत्रों में अपना विकास किया होगा और एक बड़ी शक्ति के रूप में रूपांतरित हो गए होंगे। ठीक है, अब यहां पर हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश बच्चे, ठीक है, सबसे पहले हम इसे देखेंगे। अब यहां पर आप आएंगे, ये जो गुर्जर प्रतिहार राजवंश है, मेरे साथ साथ आप याद करते हुए चले जाना। गुर्जर प्रतिहार राजवंश जो है बच्चे, इसी ने ही कन्नौज के उत्तराधिकार को लेकर बच्चे सबसे पहले त्रिसंघर्षीय या त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत की। ठीक है, इसी ने, गुर्जर प्रतिहार ने। तो सबसे पहले कन्नौज पर बेटा उत्तराधिकार को लेकर या कन्नौज पर अपने अधिकार को लेकर सबसे पहले अगर त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत करने वाली कोई शक्ति थी, तो वो सबसे पहले त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत करने वाली शक्ति गुर्जर प्रतिहार थे। ठीक है, तो वो कौन थे? गुर्जर प्रतिहार। तो कन्नौज पर अधिकार को लेकर, कन्नौज पर अधिकार को लेकर सबसे पहले कन्नौज पर अधिकार को लेकर बेटा सबसे पहले त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत, सबसे पहले त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत गुर्जर प्रतिहारों ने की बेटा, गुर्जर प्रतिहारों की। आई बात समझ में? प्रतिहारों ने की। आई बात समझ में कि भाई कन्नौज पर अधिकार को लेकर सबसे पहले त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत किसने की? कन्नौज पर अधिकार को लेकर सबसे पहले त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत गुर्जर प्रतिहारों ने की। ठीक है, अब ये जो गुर्जर प्रतिहार राजवंश है बच्चे, इसका वैसे तो संस्थापक हरिश्चंद्र है, लेकिन हरिश्चंद्र वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता। हरिश्चंद्र, ठीक है ना। हरिश्चंद्र के बाद जो अगला शासक हुआ वह नागवट प्रथम है। प्रथम, नागवट प्रथम के बाद अगला जो शासक हुआ वह कक्कुल है। कक्कुल के बाद फिर बेटा देशराज है। देशराज के बाद फिर वत्सराज है। वत्सराज, वास्तव में कन्नौज के त्रिकोणीय संघर्ष की शुरुआत बच्चे इसी वत्सराज ने की थी, इसी वत्सराज ने की थी। तो हरिश्चंद्र संस्थापक है, लेकिन वास्तविक संस्थापक, ठीक है, कौन माना जाता है? नागवट प्रथम बच्चे, इसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है नागवट प्रथम को। फिर नागवट प्रथम के बाद दो सामान्य स्थिति के शासक, छोटी छोटी स्थिति के शासक, ककुल, ककुल के बाद देशराज, ककुल देशराज, फिर उसके बाद बच्चे वत्सराज। वत्सराज के बाद जो अगले शासक होंगे वह होंगे नागवट द्वितीय। वत्सराज के बाद बच्चे अगले शासक कौन होंगे? अगले शासक होंगे नागभट्ट द्वितीय। वत्सराज के बाद नागभट्ट द्वितीय के बाद आपने नाम सुना होगा मेरे प्यारे बच्चे, एक बहुत महान शासक जिसका नाम है मिहिर भोज। आपने गुर्जर प्रतिहारों में मिहिर भोज साहब का जरूर नाम सुना होगा। तो वो नागभट्ट द्वितीय के बाद ही अगले शासक बनते हैं मिहिर भोज। और मिहिर भोज के बाद फिर जो अगले शासक बने, ठीक है, उनका नाम था महेंद्रपाल। मिहिर भोज के बाद बेटा जो अगले शासक बने महेंद्रपाल। महेंद्रपाल भी शक्तिशाली शासक था, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं। महेंद्रपाल भी शक्तिशाली शासक है, लेकिन इस राजवंश में बेटा जो सबसे शक्तिशाली शासक हुए वो मिहिर भोज हुए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? हमेशा जीवन में जीत मिले ये जरूरी नहीं होता। अगर आप मिहिर भोज को देखेंगे तो आप पाएंगे कि बच्चे शुरुआत में तो मिहिर भोज राष्ट्रकूटों से भी हारे हैं और पालों से भी हारे हैं। पाल से भी हारे, राष्ट्रकूट से भी हारे शुरुआत में, ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर इन्होंने राष्ट्रकूट शासक को भी हराया और पाल शासक को भी हराया। ठीक है, और जब इन दोनों को हराया तो दोनों को हराने के बाद बड़ा स्वाभाविक है मेरे प्यारे बच्चे, इन्होंने ये प्रूव किया कि इन तीनों में सबसे शक्तिशाली शासक मैं हूं। इन तीनों में सबसे शक्तिशाली शासक मैं हूं। तो भैया ध्यान रखना, नागवट द्वितीय, मिहिर भोज, महेंद्रपाल। महेंद्रपाल के बाद फिर अगले शासक जो हुए वह महेंद्रपाल का बेटा हुआ भोज द्वितीय। और भोज द्वितीय को उसी के भाई ने गद्दी से हटाकर, भोज द्वितीय को उसी के भाई ने गद्दी से हटाकर बच्चे वह शासक बना जिसका नाम था महिपाल। अगला शासक महिपाल बना। जब महिपाल के बाद हम आगे जाएंगे
ठीक है, तो भोजदूती को गद्दी से हटाकर अगला शासक महिपाल बना। अब जब हम आगे जाएंगे बच्चे, महिपाल के बाद जब हम आगे जाएंगे, अब आप यहाँ पर ध्यान रखना, महिपाल के बाद मेरे भाई जब हम आगे जाएंगे और आगे के शासकों को हम पढ़ेंगे, तो इसमें आएगा ठीक है ना, राज्यपाल। मतलब राज्यपाल बहुत बाद का शासक है। महिपाल के बाद कई छोटे छोटे शासक हुए, लेकिन फिर बहुत बाद का शासक होगा राज्यपाल, क्योंकि राज्यपाल के समय में एक बहुत बड़ी घटना घटी है, तो इसलिए राज्यपाल का नाम लेना जरूरी है। राज्यपाल के बाद उसका बेटा त्रिलोचन पाल, त्रिलोचन पाल, राज्यपाल के बाद उसका बेटा त्रिलोचन पाल, और त्रिलोचन पाल के बाद फिर अगला शासक बच्चे यशपाल। यशपाल इस राजवंश का अंतिम शासक सिद्ध हुआ बच्चे, यशपाल इस राजवंश का अंतिम शासक सिद्ध हुआ। तो ये वंशावली है, ठीक है। हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र इस राजवंश का संस्थापक है, लेकिन बच्चे इस राजवंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? नागभट्ट प्रथम। हरिश्चंद्र इस राजवंश का संस्थापक है, नो डाउट, हरिश्चंद्र इस राजवंश का संस्थापक है, नो डाउट, लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन है? नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम के बाद दो सामान्य स्थिति के शासक गद्दी पर बैठे, कक्कुल और देशराज, और कक्कुल देशराज के वत्सराज है, ठीक है। वत्सराज ने ही बच्चे त्रिकोणीय या त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत की है। वत्सराज के बाद फिर नागभट्ट द्वितीय है, फिर मिहिरभोज है, फिर महेंद्रपाल है, ठीक है। फिर बच्चे कौन है? फिर अगला शासक महेंद्रपाल है, और महेंद्रपाल के बाद भोजद्वितीय है और महिपाल है। महिपाल के बाद फिर बहुत बच्चे छोटी छोटी स्थिति के शासक रहे, लेकिन फिर राज्यपाल, राज्यपाल के बाद त्रिलोचन पाल, और उसके बाद फिर यशपाल, उसके बाद फिर यशपाल, ठीक है। ये बात समझ में आई? चलिए, तो इस राजवंश का संस्थापक हरिश्चंद्र था, संस्थापक हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र, ठीक है। परंतु वास्तविक संस्थापक बेटा कौन हुआ? वास्तविक संस्थापक कौन हुआ? नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट प्रथम, ठीक है। आइए, अब यहां पर हम बात करेंगे बच्चे नागभट्ट प्रथम के बारे में। नागभट्ट प्रथम के बारे में बातचीत होगी। अब ये जो साहब है नागभट्ट प्रथम, मेरे प्यारे बच्चे, तो ग्वालियर प्रशस्ति है। ग्वालियर प्रशस्ति का मतलब होता है एक ऐसा लेख, ठीक है, जिसमें प्रशंसा की गई है। प्रशस्ति, अब तो आप लोग पढ़ गए होंगे, समझ गए होंगे कि प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा लेख। तो ग्वालियर प्रशस्ति है। ग्वालियर प्रशस्ति में नागभट्ट प्रथम को मलेच्छों का नाश करने वाला बताया गया है। ग्वालियर प्रशस्ति में नागभट्ट प्रथम को मलेच्छों का नाश करने वाला बताया गया है। ये बात ध्यान रखना बच्चे। वास्तव में नागभट्ट प्रथम इस राजवंश का वास्तविक संस्थापक है। इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। सिंध के क्षेत्रों में बेटा अरब आक्रमण को विफल करके इसने अरबों को भारत से बाहर खदेड़ दिया। लेकिन इसी के समय में जब ये शासन कर रहा था, तो दक्षिण भारत में एक नया राजवंश स्थापित हुआ, और जिसका नाम था राष्ट्रकूट वंश। जब ये शासन कर रहा था, तो दक्षिण भारत में एक नया राजवंश स्थापित हुआ मेरे प्यारे बच्चे, उसका नाम था राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट जो है, मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रकूटों ने चालुक्यों को, ठीक है, पराजित करके, चालुक्यों के अंतिम शासक जिनका नाम कीर्तिवर्मन था, उनको पराजित करने के बाद राष्ट्रकूटों ने अपनी, ठीक है ना, सत्ता स्थापित की है। तो राष्ट्रकूट शासक है दंतिदुर्ग। दंतिदुर्ग जो कि राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक है, उसने उज्जैन में, ठीक है, एक हिरण्यगर्भ नामक महादान यज्ञ कराया। और जब उसने उज्जैन में, प्रश्न बहुत पूछा जाता है, जब उसने उज्जैन में हिरण्यगर्भ नामक एक महादान यज्ञ कराया, तो उसमें इसने द्वारपाल का काम किया। ठीक है, भारत के बहुत सारे राजाओं ने उसमें द्वारपाल का काम किया। ये ध्यान रखना, जब कोई बड़ा शासक, जब कोई शक्तिशाली शासक इस तरह के यज्ञ कराता था, या फिर अपनी बेटी और या फिर अपने बच्चों का ठीक विवाह संस्कार इत्यादि कराता था, तो छोटे छोटे बेचारे जो सामंत शासक होते थे, वे द्वारपाल का काम करते थे। जो छोटे छोटे सामंत शासक, वह किसका काम करते थे? द्वारपाल का काम करते थे। तो ये इसने बच्चे द्वारपाल का काम किया है, देखिए ना। तो स्वाभाविक सी बात है, इसकी स्थिति दंतिदुर्ग से कमजोर थी। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो इसके बारे में वही 4-5 पॉइंट लिख लेंगे कि ग्वालियर प्रशस्ति में इसको क्या कहा गया है? मलेच्छों का नाश करने वाला कहा गया है। ग्वालियर प्रशस्ति में इसको क्या कहा गया है? देखो, मैं सारे पॉइंट्स आपको बताता चला जा रहा हूं, ठीक है। मैं लिखूंगा नहीं मेरे प्यारे बच्चे, मैं लिखूंगा नहीं, मैं सारे पॉइंट्स आपको बताता हुआ चला जा रहा हूं। ये बात आपको ध्यान रखना कि कल मैं पीडीएफ लेकर आऊंगा और वो पॉइंट्स आपके सामने होंगे। लिखने में बहुत टाइम वेस्ट होता है, आप सब लोग जानते हो।
तो अगर आप चाहें तो मेरे साथ साथ भी आप नोट्स बना सकते हैं, इस वीडियो को सुन सुन के बाद में आराम से पॉज कर करके आप नोट्स बनाते चले जाना। तो 3-4 पॉइंट्स हैं नागभट्ट प्रथम के बारे में कि भैया जी इनको ग्वालियर प्रशस्ति में क्या कहा गया है। नंबर फर्स्ट पॉइंट, मलेच्छों का नाश करने वाला बताया गया है ग्वालियर प्रशस्ति में इनको, कि इन्होंने मलेच्छ, मलेच्छ किसको कहेंगे बच्चे, मलिक किसको कहेंगे, ठीक है, जो अरब लोग हैं जिन्होंने सिंध के क्षेत्रों से आक्रमण किया है तो उनको मलिक कहेंगे, ठीक है ना। तो इन्होंने मलिक्षों का नाश करने वाला ग्वालियर प्रशस्ति में बताया गया है। इस वंश का वास्तविक संस्थापक है, गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक है नागभट्ट प्रथम, ठीक है। इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और सिंध के क्षेत्रों में बेटा इसने अरब आक्रमण को विफल कर दिया और उनको बुरी तरह से इसने सिंध के क्षेत्रों से खदेड़ा। लेकिन इसके समकालीन राष्ट्रकूट शासक है दंती दुर्ग, इसके समकालीन राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग से बच्चे ये पराजित हुआ, अपने समकालीन शासक राष्ट्रकूट दंती दुर्ग से ये पराजित हुआ। और जब जब दंती दुर्ग ने बेटा उज्जैन में एक हिरण्यगर्भ नामक महादान यज्ञ कराया, तो उस हिरण्यगर्भ नामक महादान यज्ञ में बेटा इसने द्वारपाल का काम किया। किसका काम किया, द्वारपाल का काम किया। तो कितने पॉइंट हो गए इसके बारे में, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसके बाद अगले शासक होंगे सामान्य स्थिति के शासक होंगे जिनका नाम है कक्कुल व देसराज, कक्कुल एवं देसराज, कक्कुल एवं देसराज। अब ये जो कक्कुल एवं देसराज है बच्चे, ये सामान्य स्थिति के शासक ही हैं और इससे ज्यादा इनके बारे में कुछ नहीं। और ये इतने सामान्य स्थिति के शासक हैं बच्चे कि इतने सामान्य हैं कि कक्कुल और देसराज के बारे में बच्चे देखिए इतिहास में भी हमें कोई उल्लेख नहीं मिलता। बस इतना है कि सामान्य स्थिति के शासक सिद्ध हुए बच्चे, देखिए इनके समय में गुर्जर प्रतिहारों की प्रतिष्ठा में कोई खास वृद्धि नहीं हुई। ऐसा नहीं कि इनके समय में ठीक है प्रतिहारों की प्रतिष्ठा में किसी प्रकार की कोई वृद्धि रही हो, इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया हो, ना 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 बच्चे, इनके समय में प्रतिहारों की प्रतिष्ठा में किसी भी तरह की कोई वृद्धि नहीं हुई, ना इन्होंने अपने साम्राज्य का कोई विस्तार किया। बस एक सामान्य शासक से दो, हाँ ठीक है, गद्दी पर बैठकर बच्चे गद्दी को तोड़ते रहे। इसके बाद इस राजवंश का अगला शासक हुआ बच्चे जिसका नाम था वत्सराज। स्वाभाविक सी बात है, वत्सराज महत्वाकांक्षी शासक था। तो सबसे पहला पॉइंट है बेटा महत्वाकांक्षी एवं योग्य शासक था, ठीक है। इसने ही सबसे पहले इसके दिमाग में विचार आया कि ये कन्नौज पर आक्रमण करके कन्नौज पर अधिकार कर ले, ठीक है। तो कन्नौज को लेकर जो त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत होती है बच्चे, वह इसी के समय में होती है। इसने सबसे पहले किया क्या कि इसने पूर्वी भारत के प्रदेशों को जीता, ठीक है। पूर्वी भारत, ये तो पश्चिम के, ठीक है, तो इन्होंने पूर्वी भारत के प्रदेशों को जीता। और इसके बाद कन्नौज में एक सामान्य स्थिति का शासक है, ठीक है ना, हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई, तो छोटे छोटे शासक जो है वो कन्नौज में शासन सत्ता संभाल रहे हैं, वो योग्य नहीं है, ठीक है। एक तरह से आप कह सकते हैं बहुत कमजोर स्थिति के शासक हैं। एक शासक है चक्रायुद्ध। एक्चुअली चक्रायुद्ध जो है वह शासन संभाले हुए है, लेकिन उधर चक्रायुद्ध के बाद पूर्व में पाल है। जैसे कहानी कुछ इस तरह की है, मैं आपको बताऊं, थोड़ी सी चीजें मैं आपकी क्लियर कराऊं। तो मेरे दोस्त कहानी कुछ इस तरह की है कि यहां पर है बंगाल, बंगाल के क्षेत्रों में बच्चे पाल शासन कर रहे हैं, पाल वंश। बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्रों में पाल हैं। इधर है बच्चे आपके गोदावरी नदी के तट पर राष्ट्रकूट शासन कर रहे हैं, ठीक, गोदावरी नदी के तट पर। और यहां पर राजस्थान इत्यादि के क्षेत्रों में प्रतिहार है, राजस्थान के क्षेत्रों में बेटा प्रतिहार शासन कर रहे हैं। और यहां है कन्नौज, मतलब इन तीनों के सेंटर पे है कन्नौज, यहां है कन्नौज। इस कन्नौज को लेकर जो है ना बच्चे, ठीक है, प्रतिहार भी कन्नौज को चाहते हैं, ठीक है, ये पाल भी बेटा कन्नौज को चाहते हैं, और ये राष्ट्रकूट भी कन्नौज को चाहते हैं। क्योंकि कन्नौज मैंने आपको बताया ना संपूर्ण उत्तर भारत का वैभव था, ठीक है, कन्नौज। और इतना महान शासक बेटा कन्नौज ने पैदा किया जिसका नाम हर्षवर्धन था। तो कौन नहीं चाहेगा कन्नौज पर बच्चे आक्रमण करना। तो कन्नौज को लेकर यही त्रिकोणात्मक या कन्नौज को लेकर यही त्रिपक्षीय संघर्ष है, कन्नौज को लेकर यही त्रिकोणात्मक या यही त्रिपक्षीय संघर्ष है। तो बात समझ में इसकी शुरुआत सबसे पहले गुर्जर प्रतिहारों ने की, और गुर्जर प्रतिहारों में भी इसकी शुरुआत सबसे पहले किसने की बच्चे, वत्सराज ने की। मेरी बात समझते चले जाना, इसकी शुरुआत सबसे पहले गुर्जर प्रतिहारों ने की, और गुर्जर प्रतिहारों में भी सबसे पहले इसकी शुरुआत भैया जी किसने की, इसकी शुरुआत सबसे पहले वत्सराज ने की। इस राजवंश का एक वीर योग्य एवं महत्वाकांक्षी शासक है, नंबर फर्स्ट पॉइंट बेटा। दूसरा, इसने पूर्वी भारत के क्षेत्रों को टिक जीता, इसने पूर्वी भारत के क्षेत्रों को विजित किया। इसके बाद कन्नौज पर आक्रमण करते हुए
इसने कन्नौज के एक छोटे से शासक चक्रा युद्ध को पराजित कर दिया। तीसरा पॉइंट, कन्नौज के एक छोटे से शासक चक्रा युद्ध को पराजित कर दिया। लेकिन चक्रा युद्ध को, ठीक है, जो समर्थन था बेटा, चक्रा युद्ध को जो समर्थन था वह था पाल वंश के शासक धर्मपाल का। मतलब कन्नौज पर जो एक छोटी सी स्थिति का, ठीक है, एक छोटी सी स्थिति का कमजोर डरपोक व्यक्ति जो शासन कर रहा है, उसका नाम है चक्रा युद्ध। चक्रा युद्ध को धर्मपाल ने समर्थन दे रखा था कि तू टेंशन ना ले, ठीक है, तू शासन कर। धर्मपाल का मानना ये था, तू शासन कर, तू टेंशन ना ले, अगर कोई आक्रमण करता है तो तेरा भाई बैठा है ना यहाँ पर। तो चक्रा युद्ध पर आक्रमण करने का सीधा सीधा मतलब क्या है कि आपने पाल वंश के शासक धर्मपाल पर आक्रमण कर दिया है। तो जैसे इसने बेटा चक्रा युद्ध को पराजित किया तो उधर धर्मपाल अपनी सेना लेकर आ गया मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, क्योंकि चक्रा युद्ध पर आक्रमण का मतलब सीधे सीधे, ठीक है, धर्मपाल पर आक्रमण करना है। तो धर्मपाल भी अपनी सेना लेकर आ गया, जो कि पाल वंश का शासक है। धर्मपाल जब सेना लेकर आया तो इसने बेटा धर्मपाल को भी पराजित कर दिया कि ला धर्मपाल, ठीक है, तुझे भी पराजित करता हूं। तो उसने धर्मपाल को पराजित कर दिया। मेरी बात समझ में आ रही है? इतना ही नहीं मेरे प्यारे बच्चे, इसने राजस्थान के भी कुछ नए क्षेत्रों को जीता जो कि इसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते थे, तो इसने राजस्थान के क्षेत्र में जीता। अब धर्मपाल हार गया, ठीक है, जब धर्मपाल हार गया तो हारा हुआ धर्मपाल क्या करता बच्चे, हारा हुआ धर्मपाल पहुंचा राष्ट्रकूट शासक ध्रुव के पास, ठीक है ना। इधर धर्मपाल पहुंचा बेटा, धर्मपाल हार गया, धर्मपाल पहुंचा ध्रुव के पास। और धर्मपाल जब ध्रुव के पास पहुंचा तो धर्मपाल ने ध्रुव से कहा कि साहब हमें तुम सैनिक सहायता दे दो, और ऐसे ऐसे हमें पराजित कर दिया गया। तो देखो, ठीक है, सबसे पहले शुरुआत यहाँ पर किसने की है, वत्सराज ने। यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत किसने की, वत्सराज ने। वत्सराज ने किसको पराजित किया, चक्रा युद्ध को। यहाँ पर कौन है, धर्मपाल। धर्मपाल पराजित हो गया तो धर्मपाल पहुंचा किसके पास, ध्रुव के पास। बस ये बात ध्यान रखना है, धर्मपाल किसके पास पहुंचा, ध्रुव के पास। धर्मपाल ध्रुव के पास पहुंचा, ध्रुव ने कह दिया, ध्रुव भी इंटरेस्टेड था कन्नौज में। बस ध्रुव ये चाह रहा था कि कहीं से मुझे कन्नौज पर आक्रमण करने का कुछ क्लू तो मिले, भाई कोई आए तो सही मुझसे, क्योंकि ऐसे मुंह उठा के आक्रमण नहीं किया जाता ना, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसे रणनीतिक गतिविधियां हो जिससे कि उसे कन्नौज के मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार मिले। जैसे ही ध्रुव को बच्चे, ठीक है, निमंत्रण भेजा धर्मपाल ने कि भैया आ जाओ हमारी हेल्प कर दो, ध्रुव आया और ध्रुव ने धर्मपाल की हेल्प नहीं की। ध्रुव आया, ध्रुव ने इसको वत्सराज को पराजित किया और अपने अधिकार स्थापित कर लिया कन्नौज पर। अच्छा, धर्मपाल क्या चाह रहा था, धर्मपाल ये चाह रहा था कि चलो ठीक है ध्रुव आएगा, ठीक है, ध्रुव वत्सराज को पराजित करेगा, और क्योंकि ध्रुव ने मुझको सैनिक सहायता दी है तो मैं बदले में ध्रुव को कुछ, ठीक है ना, धन इत्यादि दे दूंगा, और ध्रुव वापस अपने क्षेत्रों में चला जाएगा। लेकिन कन्नौज चीज ही वो है मेरे प्यारे बच्चे, कन्नौज, ठीक है, ऐश्वर्या राय है कन्नौज, ठीक है, एक तरफ सलमान खान, दूसरी तरफ विवेक ओबेरॉय, और फिर तुम्हें पता ही है लास्ट में, ठीक है, अभिषेक बच्चन को ही मिली वो। तो ये वाली हालत है, ठीक है, ऐश्वर्या राय है, तो इसलिए वो ऐश्वर्य का केंद्र है मेरे प्यारे बच्चे कन्नौज। तो अब इन्होंने ये सोचा कि चलो ठीक है ना, सलमान खान आएंगे और हमें दे जाएंगे। अब सलमान खान तुम्हें क्यों देने लगे, सलमान खान खुद अपना बना लेंगे उसको, ठीक है। तो ध्रुव ने बेटा खुद अपना अधिकार कर लिया। अब यहाँ पर परेशानी है धर्मपाल की, करूं तो क्या करूं, ठीक है। अब इसके बाद इसी संदर्भ में बचे वत्सराज। तो कन्नौज पर त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत गुर्जर प्रतिहारों ने की, और गुर्जर प्रतिहारों में भी सबसे पहले शुरुआत किसने की है भैया, वत्सराज ने की है। वत्सराज के बाद फिर अगला शासक बनता है इस राजवंश का, जिसका नाम होता है नागभट्ट द्वितीय। अगला शासक, ठीक है, कल पीडीएफ फॉर्म में बेटा ये सारी चीजें मिल जाएंगी, नागभट्ट द्वितीय। और मैं इतने अच्छे से समझा ही रहा हूं तो आप चाहे तो साथ साथ लिख भी सकते हैं अगर आप योग्य हैं। ये हकीकत बात है, देखो एक सच्चाई मैं बता रहा हूं आपको, अगर आप योग्य हैं, आपकी ग्रेजुएशन, आपकी स्कूलिंग बहुत अच्छी हुई है, ठीक है, आप एक मेरिटोरियस स्टूडेंट रहे हैं, तो इस कहानी को लिखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आप गाइड वाली स्टूडेंट रहे हैं तो दिक्कत होगी, कोई बात नहीं, गाइड वाली भी है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कल पीडीएफ के थ्रू मैं सारी कहानी ये आपको एक बार रिवाइज करवा दूंगा। अब इसके बाद अगले शासक बने नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय ने भी बच्चे कन्नौज के त्रिकोणात्मक संघर्ष में हिस्सा लिया, और कन्नौज के जब त्रिकोणात्मक संघर्ष में हिस्सा लिया तो इन्होंने इस क्रम में बच्चे सबसे पहले, ठीक है, मुंगेर के युद्ध में धर्मपाल को पराजित किया। धर्मपाल फिर से पेला गया, बात समझ में आ रही है। तो पहले वत्सराज ने और उसके बाद फिर नागभट्ट द्वितीय ने। अब आप कहेंगे सर कि इसको क्यों पराजित किया, धर्मपाल को क्यों पराजित किया। अगर नागभट्ट द्वितीय को पराजित करना था तो ध्रुव को पराजित करना था, क्योंकि ध्रुव ने अधिकार कर लिया है कन्नौज पे। नहीं बच्चे, ध्रुव ने अधिकार कर लिया था कन्नौज पे। धर्मपाल, ठीक है, ध्रुव के पास पहुंचा और उसे बड़ा निवेदन किया कि कहा कि हम आपके ब्याह पे, ठीक है, हम आपके ब्याह पे, ठीक है, कहीं ना कहीं प्रमुख राजा आप ही बने रहेंगे, लेकिन आपके ब्याह पे कन्नौज की टेक केयर हम कर लेंगे, क्योंकि आप तो दक्षिण भारत में बैठे हुए हैं, आप तो दक्षिण भारत में बैठे हुए हैं, कन्नौज हमसे थोड़ा सा पश्चिम में है,
ये कहता है कन्नौजम से, पश्चिम में कन्नौजम से 200 300 400 किलोमीटर की डिस्टेंस पे, ठीक है, आप बैठे हुए हैं नर्मदा के दक्षिण में, तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी एक्चुअली, ठीक है, इतनी सारी नदियों और विंध्य पर्वत को पार करके कन्नौज पर, और आप उस पर परमानेंट, ठीक है, सेटलमेंट या अपना परमानेंट अधिकार आप नहीं कर पाएंगे। दिक्कत ये है, आप परमानेंट अधिकार नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए आप ये हमें दे दो, हम आपके ब्याह पे, ठीक है। तो ठीक है, ध्रुव मान जाता है कि ठीक है धर्मपाल, ठीक है, तू मेरे ब्याह पे जी ले अपनी जिंदगी। तो अब यहाँ पर कन्नौज में धर्मपाल बैठा हुआ है, ठीक है, हालांकि राजधानी आज भी उनकी बंगाल है, लेकिन कहीं ना कहीं धर्मपाल ने अपने किसी सामंत पामंत को बैठा के कन्नौज पर अधिकार कर रखा है आज भी। तो इसलिए नागवट्ट द्वितीय ने बच्चे किसको पराजित किया? धर्मपाल को पराजित किया। और नागवट्ट द्वितीय ने धर्मपाल को जो पराजित किया है वह मुंगेर के युद्ध में किया है। वह किसके युद्ध में किया है बच्चे? मुंगेर के युद्ध में किया है। और इसके बाद मुंगेर के युद्ध में पराजित करने के बाद, ठीक है, सेकंड, सबसे पहले अगला शासक नागवट्ट द्वितीय हुआ, और नागवट्ट द्वितीय ने मुंगेर के युद्ध में धर्मपाल को पराजित किया। नागवट्ट द्वितीय ने मुंगेर के युद्ध में धर्मपाल को पराजित किया, और न केवल धर्मपाल को पराजित किया मेरे प्यारे बच्चे, कन्नौज पे अधिकार करके अब इसने कन्नौज को अपनी राजधानी बना लिया नागवट्ट द्वितीय ने, ठीक है, रट्टा ही काटो, ना केवल पराजित किया बल्कि कन्नौज को अपनी राजधानी बना लिया। अब जैसे इसने अपनी कन्नौज को राजधानी बनाया, तो बेटा धर्मपाल हारने के बाद चुप बैठता नहीं? बताओ, धर्मपाल हारने के बाद चुप बैठता नहीं। धर्मपाल चला गया अगले शासक गोविंद के पास, ठीक है, राष्ट्रकूट शासक, मतलब ध्रुव के बाद अगला शासक गोविंद बना। अब धर्मपाल चला गया गोविंद के पास भाई, क्योंकि पता है ना कि राष्ट्रकूटों को किसने सपोर्ट दे रखा है, मतलब राष्ट्रकूटों ने किसको सपोर्ट दे रखा है? पालों को, या पालों ने राष्ट्रकूटों का सपोर्ट हासिल किया है। तो जैसे ही धर्मपाल हारा नागवट्ट द्वितीय से मुंगेर के युद्ध में, तो धर्मपाल गोविंद के पास आया। गोविंद ने कहा अच्छा, तो फिर मेरे प्यारे बच्चे गोविंद ने नागवट्ट द्वितीय को पराजित कर लिया। इनमें देखो अब राष्ट्रकूट सबसे ज्यादा शक्तिशाली है फिलहाल अभी तक, राष्ट्रकूट, ठीक है, दोनों की लंका लगा देते हैं, तो अभी तक राष्ट्रकूट सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। तो इधर गोविंद आया और गोविंद ने नागवट्ट द्वितीय को पराजित कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद ये मैप देखते जाओ, इसके बाद फिर अगला शासक हुआ, और इस राजवंश का निसंदेह आप सबसे महान शासक बोलेंगे, जिनका नाम था बच्चे मिहिर भोज। निसंदेह इस राजवंश का आप सबसे महान शासक इनको बोलेंगे, और इनका नाम क्या था बच्चे? इनका नाम था मिहिर भोज, ठीक है। आज भी आप जानते हैं कि मिहिर भोज कितने योग्य शासक हैं, ठीक है, आज भी आप जानते हैं कि मिहिर भोज कितने योग्य शासक हैं, और मिहिर भोज की योग्यता का वास्तव में, ठीक है, कोई सामी नहीं है। तो अब हम मिहिर भोज साहब के बारे में बात करेंगे, ठीक है, जरा बहुत अच्छे से आप समझना, ठीक है। इस राजवंश के अगले शासक, योग्य शासक, विद्वान शासक, पराक्रमी शासक बच्चे, और सबसे बड़ी बात क्या? महत्वाकांक्षी शासक। सबसे बड़ी बात क्या है बच्चे? महत्वाकांक्षी शासक। कन्नौज के त्रिकोणात्मक संघर्ष में मिहिर भोज भी भाग लेंगे, ऑब्वियस सी बात है बच्चे। मिहिर भोज क्यों नहीं भाग लेंगे? जब मिहिर भोज के पिता नागवट्ट द्वितीय को पराजित किया गया है गोविंद के द्वारा, तो ये भी तो पार्टिसिपेट करेंगे मेरे प्यारे बच्चे। तो कन्नौज के त्रिकोणात्मक संघर्ष में इन्होंने भाग लिया, ठीक है। जब इन्होंने कन्नौज के त्रिकोणात्मक संघर्ष में भाग लिया, तो धर्मपाल की औलाद हुई देवपाल, बेटा देवपाल। तो सबसे पहले तो ये देवपाल के हाथों पराजित हुए। अब यहां पर कौन बन गए हैं? मिहिर भोज। यहां पर कौन बन गए? मिहिर भोज बच्चे, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देवपाल के हाथों पराजित हुए मिहिर भोज। कोई बात नहीं मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, मिहिर भोज ने हिम्मत नहीं आ रही कि कोई दिक्कत नहीं, ये ध्रुव प्रथम है, ध्रुव प्रथम, ठीक है, ये गोविंद द्वितीय है, गोविंद द्वितीय। चलो, तो सबसे पहले तो ये देवपाल के हाथों पराजित हुए मिहिर भोज। मिहिर भोज ने हाथ नहीं मानी, मिहिर भोज ने कोई बात नहीं, मिहिर भोज ने अपनी शक्ति को संगठित किया, और मिहिर भोज ने अपनी शक्ति को संगठित करने के बाद बच्चे इन्होंने राष्ट्रकूट शासक ध्रुव द्वितीय के अगेंस्ट एक सैन्य अभियान किया, ठीक है। पहले से ऐसी बार हुआ, मतलब पहली बार हुआ पहले से, कि जब गुर्जर प्रतिहारों ने राष्ट्रकूटों पर आक्रमण किया हो, क्योंकि अभी से आपने देखा कि राष्ट्रकूटों ने ही बच्चे उत्तर भारत पहुंचकर गुर्जर प्रतिहारों को पराजित किया है। बोलो देखा ना कि राष्ट्रकूटों ने ही आगे पहुंचकर बच्चे, ठीक है, इनको पराजित किया है। चाहे ध्रुव ने वत्सराज को पराजित किया हो, ठीक है ना बच्चे, चाहे ध्रुव ने वत्सराज को पराजित किया हो, चाहे गोविंद ने नागवट्ट द्वितीय को पराजित किया हो। अब ध्रुव ने बच्चे मिहिर भोज को भी पराजित कर दिया। हाँ, कि मिहिर भोज पहले से पहुंचा, मिहिर भोज पहले से पहुंचा, लेकिन मिहिर भोज बच्चे ध्रुव द्वितीय से पराजित हुआ, ठीक है। उधर देवपाल से तो मिहिर भोज पराजित हुआ ही है, उधर भैया देवपाल से तो मिहिर भोज पराजित हुआ ही है। तो अब अगर देखा जाए तो मिहिर भोज बेटा देवपाल मतलब पाल वंश के शासक से भी पराजित हुआ, और मिहिर भोज राष्ट्रकूट शासक से भी पराजित हुआ। लेकिन बच्चे कहते हैं ना
कि सही समय आने का इंतजार करना चाहिए। कोई बात नहीं, मेहरबूज ने शांत रहकर लगातार अपने सैन्य संगठन को आगे बढ़ाया, शांत रहकर लगातार बेटा अपने सैन्य संगठन को आगे बढ़ाया। ठीक है, जो भी कमियां थी उनमें सुधार किया, और जहां पे ठीक है जो कारण युद्ध को हारने के बने थे, ठीक है, उनको उन कारणों को बहुत अच्छे से समझा, उन कारणों को बहुत अच्छे से जाना, अपनी कमियों को लगातार वे सुधारते रहे, और सही समय आने को उन्होंने इंतजार किया। देवपाल की मृत्यु हो गई तो देवपाल के बाद अगला शासक नारायण पाल बना, नारायण पाल अगला शासक बना। लेकिन मेहरभोज जो है ना बच्चे, उचित अवसर की तलाश में था, उचित अवसर की तलाश में था कि अवसर आएगा, और उधर ध्रुवद्युति ऊपर चले गए, तो ध्रुवद्युति के बाद बच्चे अगला शासक कृष्णद्युति बना। ध्रुवद्युति ऊपर चले गए तो अगला शासक कौन बना? कृष्णद्युति बना। तो कोई बात नहीं, ठीक है, अब इसने मेहरभोज ने बेटा चुन चुन के अपना बदला लिया। और कैसे चुन चुन के अपना बदला लिया? मेहरभोज ने नारायण पाल को भी ठीक है पराजित किया, और उधर कृष्णद्युति को भी पराजित किया। और इन दोनों को पराजित करने के बाद ठीक है बच्चे, नारायण पाल और कृष्णद्युति इन दोनों पराजित करने के बाद भाई साहब ने फिर से कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, और ना केवल कन्नौज को राजधानी बनाया, बल्कि अपने आप को कन्नौज के शासक के तौर पर ठीक है इन्होंने स्थापित किया। तो मेहरभोज इस राजवंश का सर्वाधिक योग्य, शक्तिशाली, महत्वाकांक्षी शासक, साम्राज्य का विस्तार किया। कन्नौज के ठीक है उत्तराधिकार को लेकर कन्नौज के त्रिकोणात्मक संघर्ष में सबसे पहले तो ये देवपाल से पराजित हुआ। इसके बाद इसने अपने सैन्य संगठन को स्थापित करके राष्ट्रकूट शासक के अगेंस्ट इसने ध्रुवद्युति के अगेंस्ट बच्चे हमला किया, लेकिन ध्रुवद्युति से भी पराजित हुआ, दोनों से हार गया, देवपाल से भी ध्रुवद्युति से भी। कोई बात नहीं, हार नहीं मानी। फिर देवपाल का अगला उत्तराधिकारी उसका बेटा नारायण पाल हुआ, नारायण पाल को पराजित किया। देखो बेटा समय में कितनी ताकत होती है। नारायण पाल को पराजित किया, उधर ध्रुवद्युति का जो उत्तराधिकारी है कृष्णद्युति, कृष्णद्युति को पराजित किया। और अगला पॉइंट हो जाएगा बच्चे, कन्नौज को अपनी राजधानी के तौर पर स्थापित किया। बात समझ में आ रही है? कन्नौज को बेटा अपनी राजधानी के तौर पर स्थापित किया। ठीक है, और मोस्ट इंपोर्टेंट है कि इसी के समय में, मेहरभोज के समय में, एक अरब यात्री सुलेमान भारत आया था। इसी के समय में, मैं पीडीएफ में सारी चीजें दूंगा बच्चे, इसी के समय में एक अरब यात्री भारत आया था। मुझे सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट ये लगा कि पहले पूरा समझा दो, एक एक पॉइंट को समझा दो। ठीक है, बच्चे जो लिखना चाहे अपनी हैंड राइटिंग में वो लिख दें, और अगले दिन पीडीएफ के थ्रू सारी चीजें बच्चों को बता दो कि बेटा ये कल हमने पढ़ी। तो एक बार तो आपने पढ़ लिया और एक बार आपने उसका रिवीजन कर लिया। मतलब बहुत गजब का कॉन्सेप्ट मुझे लगा, और ये कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में आया रात ही, मैंने कहा यार ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि अभी हिस्ट्री चली गई, और हिस्ट्री में ये है, हिस्ट्री में बहुत लिखना होता है ना, हिस्ट्री में बहुत फैक्ट होते हैं। तो मैं क्या कर सकूं कि जिससे बच्चों को सारी चीजें याद हो जाए? तो एक तो कहानी के तौर पे उन्हें बताऊं, ठीक है, समय भी बचेगा। दूसरा बाई बाई पॉइंट के बच्चे इतने पॉइंट हो गए, और बच्चे उन पॉइंटों को मेरे साथ लिखते चले जाए। जो अच्छे बच्चे होंगे लिखते चले जाएंगे, ठीक है, या फिर वो वीडियो को बाद में ठीक है एक बार और सुन के, और अगले दिन मैं फिर से एक बार पीडीएफ के थ्रू उन्हें बता दूं, तो सबसे मोस्ट मतलब सबसे मजा ही आ जाएगा। तो अरब यात्री बच्चे सुलेमान ने इसके समय भारत की यात्रा की। अब मेहरभोज के बाद अगला शासक कौन हुआ? मेहरभोज के बाद अगला शासक हुआ बच्चे महेंद्रपाल। महेंद्रपाल, क्या सर महेंद्रपाल के भी समय में भी कन्नौज को लेकर जो त्रिकोणात्मक संघर्ष है वो जारी रहा? जी हाँ बेटा, महेंद्रपाल के समय में भी ठीक कन्नौज को लेकर जो त्रिकोणात्मक संघर्ष है वो जारी रहा। ठीक है, इस राजवंश का एक और योग्य शासक है, इस राजवंश का एक और शक्तिशाली शासक है, और इसके समय तक गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य जो है वह काफी विकसित हो चुका है। इसके समय तक बेटा गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य जो है वह काफी विकसित हो चुका है। ये बात समझ में आ रही है? तो इस राजवंश का एक और शक्तिशाली शासक है। इसके समय में बेटा प्रतिहारों ने अधिकतम साम्राज्य पर शासन किया है। इसके समय में प्रतिहारों ने अधिकतम साम्राज्य पर शासन किया है। ठीक है, अभी भी वो त्रिकोणात्मक संघर्ष जो है वो छिटपुट चल ही रहा है, लेकिन अंतिम रूप से कहीं ना कहीं गुर्जर प्रतिहार बच्चे सफल हुए हैं कन्नौज पर अपना अधिकार करने में। फिर से बोल रहा हूं, ठीक है, अंततः गुर्जर प्रतिहार ही सफल हुए हैं कन्नौज पर अपना अधिकार करने में। अंततः गुर्जर प्रतिहार ही सफल हुए हैं बेटा कन्नौज पर अपना अधिकार करने में। देखिए, इसके समय में गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य जो था वह काफी विकसित था। बेटा, इसके दरबार में संस्कृत के एक प्रकांड विद्वान राजशेखर निवास किया करते थे। लिख लो, ठीक है, इसके दरबार में संस्कृत के एक प्रकांड विद्वान थे, अपने समय के सबसे योग्य, सबसे विद्वान व्यक्ति राजशेखर, संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, राजशेखर वे निवास किया करते थे। राजशेखर एक जैन आचार्य थे,
और न केवल जैन आचार्य थे बल्कि वे महेंद्रपाल के भी गुरु थे। देखिए, एक जैन आचार्य थे राजशेखर, और न केवल जैन आचार्य थे बच्चे राजशेखर, बल्कि वे महेंद्रपाल के गुरु थे। राजशेखर साहब ने बच्चे बहुत सारे, देखिए, लेख लिखे हैं, बहुत सारी कृतियां उनकी जो है ना आज भी पढ़ी जाती हैं संस्कृत में, और इनसे हमें उस समय के इतिहास के बारे में, ना केवल इतिहास के बारे में बल्कि उस समय के भाषा एवं साहित्य के बारे में, समाज के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। राजशेखर साहब ने कई सारे नाटक लिखे हैं, कई सारे काव्य भी लिखे हैं। जैसे राजशेखर साहब के अगर आप नाटक लिखना चाहें तो आप लिख लेंगे मेरे प्यारे बच्चे, कर्पूर मंजरी, विदुषाल वंजिका और बाल रामायण। ठीक है, राजशेखर साहब, मैं लिख देता हूं बच्चे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। राजशेखर साहब किसके दरबार में निवास करते हैं? गुर्जर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के दरबार में। कर्पूर मंजरी, इनकी रचनाएं लिख लो आप, कर्पूर मंजरी, विदुषाल वंजिका, विदुषाल वंजिका, वंजिका, बाल रामायण, ठीक है ना, बाल रामायण। इसके बाद प्रचंड पांडव, प्रचंड पांडव को आप बाल भारत कहते हैं, बाल भारत या प्रचंड पांडव, प्रचंड पांडव। ठीक है, तो बोलो मेरे साथ, कर्पूर मंजरी, विदुषाल वंजिका, ठीक है, बाल रामायण, बाल भारत या प्रचंड पांडव। ये तो है सब नाटक, लेकिन इनके जो काव्य हैं, काव्य बहुत ज्यादा फेमस है। प्रबंध कोश, भुवन कोश, हरविलास और काव्य मीमांसा, ये इनके काव्य हैं। प्रबंध कोश, प्रबंध कोश, भुवन कोश, भुवन कोश, हरविलास और काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा। ठीक है भाई, प्रबंध कोश, भुवन कोश, हरविलास और काव्य मीमांसा। फिर से बात करता हूं, प्रबंध कोश, भुवन कोश, हरविलास, काव्य मीमांसा। प्रबंध कोश, भुवन कोश, हरविलास और काव्य मीमांसा, राजशेखर साहब के, और ये नाटक है राजशेखर साहब के। ठीक है ना। अब ये जो प्रबंध कोश है, लिखना आप नोट में, किस प्रबंध कोश से हमें चंदेल वंश का इतिहास प्राप्त होता है। इस प्रबंध कोश से हमें चंदेल वंश का इतिहास प्राप्त होता है, प्रबंध कोश से चंदेल वंश का इतिहास प्राप्त होता है। अब ठीक है, महेंद्रपाल हो गया बच्चे, महेंद्रपाल, महेंद्रपाल हो गए। तो ये सारे शासक हैं बच्चे जो एक के बाद एक कंटिन्यूअसली चल रहे हैं। मैं बता रहा हूं, नागवट प्रथम के बाद कक्कुल एवं देशराज, कक्कुल एवं देशराज के बाद बच्चे कौन? वत्सराज। कक्कुल एवं देशराज के बाद कौन भैया जी? वत्सराज। कक्कुल एवं देशराज के बाद कौन भैया जी? वत्सराज। देखिए, वत्सराज ने ही इस त्रिकोणात्मक संघर्ष की शुरुआत की है। वत्सराज के बाद भैया जी कौन? ठीक है, नागवट द्वितीय। नागवट द्वितीय के बाद कौन भैया जी? मेहरभोज। मेहरभोज के बाद कौन भैया जी? महेंद्रपाल। अब ठीक है, महेंद्रपाल के बारे में वो 4-5 पॉइंट मैंने बता दिए। अब महेंद्रपाल के बाद अगले शासक होंगे महेंद्रपाल के बेटे महिपाल। आप कहेंगे सर आपने भोज द्वितीय छोड़ दिया। बेटा, भोज द्वितीय को महिपाल ने गद्दी से हटा दिया, अपने भाई को। ठीक है ना, भोज द्वितीय अपने भाई को इस महिपाल ने गद्दी से हटा दिया, क्योंकि बेचारा सीधा साधा आदमी था। सीधे साधे आदमी बच्चे कहाँ शासक बन सकता है? सीधा साधा आदमी शासक नहीं बन सकता, महिपाल। देखिए, अब इसके दरबार में भी, महिपाल के दरबार में भी जैन आचार्य राजशेखर यहां पर भी निवास करते थे। महिपाल, ठीक है ना, वास्तव में महिपाल के बारे में यह है कि इसने जिस विस्तृत साम्राज्य को अपने पिता से पाया, ठीक है, उसको बनाए रखा। जिस विस्तृत साम्राज्य को इसने महेंद्रपाल अपने पिता से पाया, उसको बनाए रखा। ठीक है, साम्राज्य में विस्तार तो इसके समय में कोई खास नहीं हुआ, ठीक है, महिपाल के समय में, लेकिन महिपाल को गुर्जर प्रतिहार राजवंश में, ठीक है, योग्य शासकों में गिना जाता है, योग्य शासकों में गिना जाता है। तो जैन आचार्य राजशेखर इसके भी दरबार में निवास करते थे, योग्य शासक है। और तीसरा पॉइंट, अपने पिता से जिस विस्तृत साम्राज्य को इसने उत्तराधिकार में पाया, उसको अक्षुण्ण बनाए रखा। ठीक है ना बच्चे, अक्षुण्ण बनाए रखा। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, इसके समय में मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, एक अरब यात्री अल मसूदी ने भारत की यात्रा की है। अल मसूदी, अल मसूदी ने। ठीक है, तो अब ध्यान रखना है आपको कि मेहर भोज के समय में सुलेमान ने भारत की यात्रा की,
मिहिर भोज के समय में सुलेमान एक अरब यात्री था, तो मिहिर भोज के समय में सुलेमान ने यात्रा की, और महिपाल के समय में बेटा अल मसूदी ने यात्रा की। महिपाल के समय में अल मसूदी ने यात्रा की, ठीक है ना, अल मसूदी ने। अब अल मसूदी ने बच्चे गुर्जर प्रतिहारों को अलबुजर और राजा को बोरा कहकर संबोधित किया है। अल मसूदी ने, आपने सुना होगा कि अल मसूदी ने गुर्जर प्रतिहारों को कहा है अलबुजर, मतलब अरबी भाषा में इनको अलबुजर कहा है, अलबुजर। और इन्होंने राजा को बोरा कहकर, पढ़ा होगा तुमने वन लीनियर फैक्ट्स में कभी ना कभी, अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट रहे, बोरा कहकर संबोधित किया है, ठीक है, अल मसूदी। अब इनके दरबार में जो रहने वाले चंद्रशेखर, इनके दरबार में रहने वाले जो संस्कृत के महान आचार्य हैं राजशेखर साहब, मैं राजशेखर साहब का समझता हूँ कि राजशेखर साहब की पता नहीं क्या मजबूरी रही होगी कि राजशेखर साहब ने इसको रघुकुल मुक्तामणि और आर्यावर्त महाराजधिराज कहा है। राजशेखर ने इनको, राजशेखर साहब ने महिपाल को दो उपाधियां दी, एक रघुकुल मुक्तामणि रघुकुल मुक्तामणि और आर्यावर्त महाराजधिराज। आर्यावर्त महाराजधिराज का मतलब है संपूर्ण उत्तर भारत का अधिपति, आर्यावर्त महाराजाधिराज। रघुकुल मुक्तामणि और आर्यावर्त महाराजधिराज जैसी उपाधियां, रघुकुल मुक्तामणि और आर्यावर्त महाराजधिराज जैसी उपाधियां दी, ठीक है। अब महिपाल के बाद आपने देखा होगा, ठीक है, जो वंशावली मैंने बताई थी, यहां पर देखो आप, महिपाल के बाद बचे फिर बहुत लंबे समय तक जो शासक रहे, कमजोर रहे, फिर ये राज्यपाल है। इस राज्यपाल के बारे में मेरे प्यारे बच्चे बस इतनी बात ध्यान रखना कि 1018 ईस्वी में इसी राज्यपाल, जब ये कन्नौज पर शासन कर रहा था, तो इसी के समय में महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया, ठीक है। अब ये क्या करेगा बेटा, जब महमूद ने कन्नौज पर आक्रमण किया, ठीक है, ये कन्नौज की रक्षा करेगा, कन्नौज की जनता की रक्षा करेगा, कन्नौज को अपने जीते जी लूटने नहीं देगा, है कि नहीं बच्चे, बोलो। तो इसके समय में, नंबर फर्स्ट पॉइंट बेटा, इसके समय में 1018 ईस्वी में आपको लिखना है कि इसके समय में 1018 ईस्वी में महमूद गजनवी ने कन्नौज पर अधिकार किया, कन्नौज पर आक्रमण किया, ठीक है, मतलब अधिकार नहीं, सॉरी, आक्रमण किया, क्योंकि महमूद गजनवी के आक्रमणों का मुख्य उद्देश्य तो धन को लूटना हुआ करता था। आगे महमूद गजनवी भी आप पढ़ेंगे, तो महमूद गजनवी के आक्रमणों का मुख्य उद्देश्य तो भैया धन को लूटना हुआ करता था। तो धन को लूटने के लिए इसको पता चला कि कन्नौज संपूर्ण उत्तर भारत का ऐश्वर्य है, वैभव है ना, तो कन्नौज में बहुत सारा धन मिलेगा। तो जो जैसी सूचना दे देता भाई साहब, तुरंत भारत के उसी नगर पे आक्रमण करने आ जाता था। इसको क्या पता कि नगरकोट में बहुत सोना है, किसी ने बताया नगरकोट में सोना है, तो नगरकोट लूटा, थानेश्वर लूटा, ठीक है, इसने। तो वो प्रमुख प्रमुख क्षेत्र और उन क्षेत्रों के वो प्रमुख मंदिर इसमें लूटे, जैसे जैसे इसको जानकारी मिलती थी कि यहाँ पर इसको बहुत अधिक मात्रा में धन दौलत मिल सकती है, तो बता दिया भाई कन्नौज, ठीक, कन्नौज का शासक भी कमजोर है, कोई बात नहीं, आसानी से तुम लूट सकते, तो आया कन्नौज। और कन्नौज में आने के बाद बेटा इसने कन्नौज के मंदिरों को एक तरफ से लूटना स्टार्ट किया। जब मंदिरों को लूटता था तो मूर्ति फूर्ति भी तोड़ता था, लेकिन इसने अपने आप को, पता है, इस्लाम का रक्षक के तौर पर प्रेजेंट किया, जिससे कि धन लूटना जो है वो कहीं छिप जाए, ठीक, इस्लाम का रक्षक है, मूर्तियों को तोड़ता है, ठीक है, ये इसने अपने आप को बुद्ध सिकन कहा, मूर्ति भंजक कहा, ठीक है, ये सारी बातें हैं। तो महमूद आया और इसने क्या किया साहब ने कि महमूद के आक्रमण का सामना किए बिना बेटा इसने आत्मसमर्पण कर दिया। और जब इसने महमूद के आक्रमण का सामना किए बिना बेटा आत्मसमर्पण इसने किया, ठीक है, तो ये बात देख रहा था जेजाक मुक्ति का एक चंदेल शासक जिसका नाम है विद्याधर। चंदेल, ठीक है, बड़े शक्तिशाली शासक हैं। तो ये बात विद्याधर को अच्छी नहीं लगी। विद्याधर बच्चे आया और विद्याधर ने राज्यपाल की हत्या कर दी इसी वजह से। अरे तुम राजपूत हो यार, ठीक है, तुम्हें तो अपने साम्राज्य की रक्षा करनी चाहिए थी, तुम्हें तो अपने साम्राज्य की रक्षा करनी चाहिए थी, चाहे परिणाम कुछ भी होता, तुम कम से कम इतिहास में कायर तो ना कहलाते, हाँ, तुम इतिहास में कायर तो नहीं कहलाते, परिणाम चाहे कुछ भी होता। तो इसने महमूद के आक्रमण का सामना किए बिना बच्चे आत्मसमर्पण कर दिया, और फिर चंदेल शासक विद्याधर ने इसकी हत्या करके इसके बेटे, राज्यपाल के बेटे त्रिलोचन पाल को, ठीक है, अगला शासक बना दिया। अब त्रिलोचन पाल को देखो, विद्याधर ने स्वयं कब्जा नहीं किया कन्नौज पर, विद्याधर चाहता तो स्वयं भी कब्जा कर लेता। विद्याधर ये मैसेज देना चाहता था कि भाई, ठीक है, नपुंसक मत बनो, कमजोर मत बनो, अगर कोई विदेशी आक्रमणकारी आक्रमण कर रहा है तो उसके डट के सामना करो, ठीक है। अब इसके बाद फिर अगला शासक त्रिलोचन पाल हुआ,
ठीक है, तो इसकी हत्या करने के बाद त्रिलोचन पाल को गद्दी पर बैठाया विद्याधर ने। त्रिलोचन पाल इसको गद्दी पर बैठा, त्रिलोचन पाल से कहा कि तुम अपने पिता की तरह एक मूर्ख और एक नाकाम शासक मत बनना, ठीक है, एक अयोग्य और डरपोक शासक मत बनना, ठीक है, तुम्हें एक योग्य और निर्भीक शासक बनना है। लेकिन कुल मिलाकर, ठीक है, अब प्रतिहारों की प्रतिष्ठा में बच्चे बहुत कमी आ गई, ठीक है, लोग नफरत करने लगे प्रतिहारों से एक्चुअली, ठीक है, नफरत करेंगे मेरे भाई, ठीक है ना। जब जनता को जरूरत पड़ी तुम्हारी, तो तुमने यार जनता से, ठीक है, पीठ फेर ली। भाई जनता तुम्हें क्यों टैक्स देती है? जिससे कि तुम उसकी रक्षा कर सको, ठीक है। तो त्रिलोचन पाल की भी आगे चल के मृत्यु हो गई और अगला शासक यशपाल बना, और यशपाल इस राजवंश का बेटा अंतिम शासक सिद्ध हुआ। यशपाल इस राजवंश का अंतिम शासक सिद्ध हुआ। यशपाल इस राजवंश का अंतिम शासक सिद्ध हुआ, ठीक है जी। तो कुल मिलाकर ये पूरा, ठीक है, कन्नौज का जो प्रतिहार राजवंश है, ये पूरे कन्नौज के प्रतिहार राजवंश का एक इतिहास था जो मैंने आपको बताने की कोशिश की। और मेरी पूरी कोशिश यही रही मेरे प्यारे बच्चे कि इस पूरे इतिहास को मैं आपको बता दूं, ठीक है, और आप साथ के साथ इसको याद करते हुए चले जाएं और नोट डाउन करते हुए चले जाएं। फिलहाल यशपाल इस राजवंश का अंतिम शासक सिद्ध हुआ। एक बार थम्स अप करके मुझे बताएंगे कि ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई बच्चे? जी। बेटा पॉइंट्स मैं कल पीडीएफ के थ्रू ये सारे पॉइंट्स आपको बता दूंगा, ठीक है। आपने पढ़ लिए, आपने बहुत अच्छे से याद कर लिए। आप चाहो तो साथ के साथ इनको लिखते हुए भी चले जाओ, चाहो तो बेटा साथ के साथ लिखते हुए चले जाओ। कुछ लोग अपनी हैंड राइटिंग में लिखना पसंद करते हैं, ठीक है ना। और आज फिलहाल हम क्या करेंगे, कन्नौज का जो त्रिकोणात्मक संघर्ष है ना, उसे कंप्लीट कर देंगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ जी, बेटा वो पॉलिटी की 2 क्लासेस डाल दी गई थी जो मैंने रिकॉर्ड करके दी थी जी। हाँ 1 घंटा हो गया, पता मुझे खुद नहीं पता चला 1 घंटा कब हो गया। लिटरली मुझे भी नहीं पता चला कि 1 घंटा कब हो गया बच्चे, ठीक है। राजशेखर साहब की रचनाएं लिख दी, जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो मैंने लिख दी, आप चिंता ना करें। अब इसके बाद हम बात करेंगे पूर्व के पाल। पूर्व के पाल, ठीक है, पालों के बारे में चर्चा करेंगे। आप चिंता ना करो बच्चे, आपको बहुत बेस्ट पढ़ाया जा रहा है, ठीक है जी। नहीं डाली बेटा? बताइए। ठीक है, जरा मैं कमेंट देखता हूं बेटा, मैं बिल्कुल देखता हूं। हेलो, नमस्ते सोनू, ये तुमने पॉलिटी के 2 लेक्चर्स जो दिए थे डाले नहीं तुमने? वो जो 2 अपलोड करने को दिए थे मैंने एलटी ग्रेड में, एलटी ग्रेड में है? अच्छा, अच्छा। हाँ एक तो क्या नाम है, हाँ संविधान सभा के 2, हाँ, संविधान सभा के 2 लेक्चर्स थे। ये कह रहे हैं एक ही डाली है। अ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। चलो बेटा मैंने उनसे बोल दिया है भैया से, ठीक है ना, और वो चेक करके बता देंगे। मैंने उनको बोल दिया है, वो चेक करके देख लेंगे और देखकर वो बता देंगे, ठीक है, कि अपलोड हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। तो आपको परेशान नहीं होना बिल्कुल भी, ठीक है। आइए अब हम पूर्व के पालों के बारे में डिस्कशन करते हैं। जरा पूर्व के पालों पर आएंगे, पूर्व के पाल के बारे में डिस्कशन करते हैं, सब लोग यहाँ पर फोकस करेंगे।
देखो, ठीक है, इस वंश का संस्थापक है बच्चे गोपाल। अच्छा, एक ही वीडियो जो उस दिन, एक ही वीडियो मेरे प्यारे बच्चे उस दिन जो लाइव चली थी, वह बहुत रुक रुक के चल रही है? वो रुक रुक कर चल रही है जो लाइव चली थी। अच्छा ठीक है, ठीक है, हम उसे सही करवा देंगे, आप चिंता ना करो, उसे सही करवा देंगे, ये जिम्मेदारी मेरी है कि जो रुक रुक के चल रही है उसे हम सही करवा देंगे, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं। अब हम यहाँ पर आएंगे गोपाल, ठीक है, गोपाल। देखो नाम ही ऐसा है बेचारा कि हुआ क्या कि उधर शशांक की मृत्यु हो गई। आपने शशांक समझ गए आप, जो हर्षवर्धन का प्रतिद्वंदी था, जिसने बौद्ध वृक्ष को कटवाकर गंगा नदी में फेंकवा दिया था, वही शशांक। शशांक की मृत्यु हो गई, और शशांक की मृत्यु के बाद बंगाल में लगभग लगभग बच्चे पूरे 100 सालों तक, एक शताब्दी तक अराजकतापूर्ण स्थिति व्याप्त रही। क्योंकि बंगाल में शशांक की मृत्यु के बाद कोई भी राजवंश स्थापित नहीं हो सका। शशांक की मृत्यु के बाद बेटा बंगाल में कोई दूसरा राजवंश स्थापित नहीं हो सका। तो ऐसी स्थिति में, ठीक है, बंगाल में एक अराजकतापूर्ण स्थिति व्याप्त रही। जी, ठीक है बेटा, बंगाल में अराजकतापूर्ण स्थिति व्याप्त रही। ठीक है, तो मैं पहले शासकों के नाम लिख देता हूं, है ना, कि यार इधर समझो आप। बंगाल में बेटा अराजकतापूर्ण स्थिति व्याप्त रही क्योंकि शशांक की मृत्यु हो गई। और आगे आने वाले, शशांक की मृत्यु के बाद बेटा आगे आने वाले 100 वर्षों तक, शशांक की मृत्यु के बाद आगे आने वाले 100 सालों तक, मतलब 100 साल एक बहुत लंबा समय होता है, कोई शासक ही नहीं बना जिसने बंगाल में अपनी सत्ता स्थापित की हो। ठीक है, छिटपुट छिटपुट शक्ति के कई सारे केंद्र थे, ठीक है, और वो केंद्र जो थे वो जनता का बड़ा, ठीक है, नुकसान करते थे। वो छोटे 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 जो राजवंश थे उनसे बच्चे जनता का बड़ा नुकसान होता था। वो जनता को बहुत शोषण करते थे, जनता पर बहुत अत्यधिक मात्रा में कर इत्यादि लगाते थे। ठीक है, तो इससे जनता बहुत दुखी आ चुकी थी और कोई एक केंद्रीय सत्ता नहीं थी बंगाल में। तो ऐसी स्थिति में किया क्या कि बंगाल के सामंतों ने, जो वही छोटे छोटे सामंत थे, उन्होंने सबसे पहले अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को परे करते हुए अपने बीच में से, ठीक है, व्यक्तिगत स्वार्थों को परे करते हुए अपने बीच में से बच्चे एक, ठीक है, सर्वाधिक योग्य और बौद्ध धर्म के अनुयायी गोपाल को अपना शासक बना लिया। चलो ठीक है ना बच्चे। तो गोपाल, तो बंगाल के जो सामंत थे, बंगाल के सामंतों ने क्या किया बेटा, अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को, देखिए, उन्होंने त्याग किया। और अपने व्यक्तिगत स्वार्थों का त्याग करते हुए उन्होंने अपने बीच में से एक बौद्ध धर्मानुयायी और लोकप्रिय व्यक्ति को, ठीक है, अपना शासक बनाया, गोपाल को। तो मतलब ऐसा बहुत कम होता है। या तो ऐसा देखो शिशुनाग के समय में हुआ था, याद आया शिशुनाग के समय में, कि जब लोगों ने शिशुनाग को अपना नेता चुना था, काशी का राज्यपाल था, और लोगों ने ही कहा कि ये जो, ठीक है ना, हर्यक वंश का अंतिम शासक है, ठीक है, इसे हटाओ गद्दी से, ठीक है ना, नागदशक, इसे हटाओ गद्दी से, ये पितृ घाती वंश है, हम इस पूरे वंश से ही नफरत करते हैं। और उन्होंने शिशुनाग को शासक बना दिया था। तो बहुत कम इतिहास में ऐसा हुआ है, और उनमें से एक ये भी हुआ है बच्चे, गोपाल। ठीक है, गोपाल इस राजवंश का संस्थापक है। और गोपाल के बारे में बस इतनी बात है कि बच्चे, गोपाल ने बौद्ध भिक्षुओं को निवास करने के लिए, बौद्ध धर्मानुयायी शासक है, ये ध्यान रखना, बौद्ध धर्म का बड़ा, ठीक है, अनुसरण करते हैं, बौद्ध धर्म को मानते हैं, बौद्ध धर्मानुयायी शासक है। इसके बारे में, गोपाल के बारे में दो बातें प्रमुख है मेरे प्यारे बच्चे, कि इसने एक नालंदा में और एक उदंतपुरी में बौद्ध भिक्षुओं को निवास करने के लिए, एक नालंदा में, ठीक है, और एक उदंतपुरी में बौद्ध भिक्षुओं को निवास करने के लिए इसने जो है ना 2 विहार बनवाए, 2 विहारों की स्थापना की गोपाल। गोपाल के बाद फिर अगला शासक धर्मपाल है। धर्मपाल आप सब लोग जानते हो, अभी आप लोग धर्मपाल को पढ़ के आए हो, हम सब लोग धर्मपाल को बहुत अच्छे से जानते हैं बच्चे। ठीक है, कोई इशू नहीं है धर्मपाल में, क्यों, क्योंकि कन्नौज के त्रिकोणात्मक संघर्ष में इसी धर्मपाल ने पार्टिसिपेट किया था, पालों की तरफ से सबसे पहले। तो कन्नौज को त्रिपक्षीय संघर्ष में पालों की तरफ से सबसे पहले इसी धर्मपाल ने हिस्सा लिया था। धर्मपाल ने, धर्मपाल बेटा हमेशा गुर्जर प्रतिहारों से हारा, पहले नागवट्टी, पहले वत्सराज से हारा, फिर नागवट्टी द्वितीय से हारा धर्मपाल। लेकिन धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय, पहले वो विक्रमशिला बिहार था, तो इसने 2 बिहारों की स्थापना करवाई है बौद्ध भिक्षुओं के निवास के लिए, एक सोमपुरी, एक विक्रमशिला। और वो विक्रमशिला आगे चल के, वो जो बिहार था जो उसने बौद्ध भिक्षुओं के निवास के लिए बनवाया था, उसमें आगे चल के विद्या का अध्ययन और अध्यापन हुआ, और वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के नाम से फेमस हुआ। ठीक है, धर्मपाल के बाद फिर अगला शासक बच्चे देवपाल हुआ।
अनडाउटेडली इस राजवंश का सबसे शक्तिशाली शासक आप कह सकते हैं बच्चे। इसने गुर्जर प्रतिहार शासक मिहिर भोज को भी पराजित किया था, देवपाल ने। इसने राष्ट्रकूट शासक को भी पराजित किया था मेरे प्यारे बच्चे, देवपाल ने। ऐसा पहली बार हुआ था, ऐसा पहली बार हुआ था। और देवपाल के बाद फिर अगला शासक जो हुआ, देवपाल के बाद फिर जो अगला शासक हुआ, ठीक है, फिर देवपाल का एक अयोग्य बेटा शासक बना नारायणपाल। ठीक है, फिर आपको पता है कि मिहिर भोज ने नारायणपाल को तो बच्चे पराजित कर दिया था। याद आया कि नहीं कि मिहिर भोज ने नारायणपाल को तो पराजित कर दिया था। अब नारायणपाल के बाद एक लंबा समय काल ऐसा है कि पालों की तरफ से कोई शक्तिशाली शासक नहीं आया, एक लंबा समय काल। ठीक है, और ये लंबा समय काल कितने साल का है? लगभग 100 सालों का है, एक लंबा समय काल कि पालों की तरफ से कोई शक्तिशाली शासक नहीं आया। फिर इसके बाद अगला शासक बना महिपाल। महिपाल को पाल वंश का पुनर्संस्थापक कहा जाता है। पानी पी लो बेटे, अरे पानी है ही नहीं। चलो, महिपाल को बेटा पाल वंश का पुनर्संस्थापक कहा जाता है कि इसने पालों को दोबारा से जीवित कर दिया। ये पाल वंश का पुनर्संस्थापक है जो महिपाल है। पाल वंश का पुनर्संस्थापक है महिपाल है। महिपाल के बाद फिर बच्चे छोटी छोटी स्थिति के शासक बने। नेहपाल बना, नेपाल। देखो कितने बड़े बड़े राजवंश स्थापित हुए, लेकिन अंत में बच्चे सब खत्म हो गए, अंत में सब खत्म हो गए। तो इसलिए जो है ना बच्चे, साथ क्या लेके जाओगे? कुछ भी नहीं। ठीक है, और उसके बाद अंतिम शासक क्या है? मदनपाल है। अंतिम शासक मदनपाल है। तो पूर्व के पालों में गोपाल, गोपाल इस राजवंश का संस्थापक है। अब आप सुनेंगे बच्चे एक एक पॉइंट। गोपाल पाल वंश का संस्थापक है। नंबर फर्स्ट पॉइंट आपने लिखना है कि गोपाल पाल वंश का संस्थापक है। मेरी बात समझ में आई? नंबर फर्स्ट पॉइंट, गोपाल पाल वंश का संस्थापक है। कैसे बना बच्चे? कि शशांक की मृत्यु के बाद आपको लिखना है कि शशांक की मृत्यु के बाद बंगाल में लगभग 1 शताब्दी तक अराजकतापूर्ण स्थिति व्याप्त रही। और जब लगभग 1 शताब्दी तक बेटा अराजकतापूर्ण स्थिति व्याप्त रही, तो ऐसी स्थिति में बंगाल के शासकों ने, जो छोटी छोटी स्थिति के सामंत थे, और बंगाल की जनता ने अपने बीच में से बौद्ध धर्मानुयायी एक लोकप्रिय व्यक्ति गोपाल को गद्दी पर बैठा दिया। ठीक है, गोपाल के बारे में दो बात है। गोपाल ने उदंतपुरी में, ठीक है बच्चे, एक उदंतपुरी में, दूसरा नालंदा में बौद्ध भिक्षुओं के निवास के लिए बौद्ध विहार का निर्माण करवाया। एक कहां पर? उदंतपुरी में, दूसरा नालंदा में। मैं लिख देता हूं, एक उदंतपुरी में, दूसरा नालंदा में, नालंदा में बौद्ध विहार का निर्माण करवाया। एक उदंतपुरी में, दूसरा बेटा नालंदा में बौद्ध विहार का निर्माण करवाया। ठीक है जी। गोपाल, गोपाल के बाद अगला शासक हुआ धर्मपाल बच्चे। धर्मपाल को बंगपति या गौड़ेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, इसकी उपाधि है धर्मपाल की, बंगपति और गौड़ेश्वर। हो सकता है कल जो नोट्स मिले उसमें उपाधि ना लिखी हो, तो इसलिए मैं आज ही लिखवा देता हूं। हो सकता है कल नोट्स में उपाधि ना लिखी हो, है ना बच्चे, ये ध्यान रखना। तो बंगपति और गौड़ेश्वर के नाम से बच्चे इसको धर्मपाल को जाना जाता है। ठीक है, अब यही वो पहला व्यक्ति है पालों की तरफ से जिसने कन्नौज के त्रिकोणात्मक संघर्ष में हिस्सा लिया है। बोलो है कि नहीं? यही वो पहला व्यक्ति है पालों की तरफ से जिसने कन्नौज के त्रिकोणात्मक संघर्ष में हिस्सा लिया है। बोलो है कि नहीं बच्चे? अब जब कन्नौज के त्रिकोणात्मक संघर्ष में हिस्सा लिया तो बच्चे ये बत्सराज से भी पराजित हुआ, नागभट्ट से भी पराजित हुआ, उधर ये राष्ट्रकूट शासक गोविंद वगैरह से भी पराजित हुआ। लेकिन इसके बारे में बच्चे क्या है, किसने बौद्ध भिक्षुओं के निवास करने के लिए एक सोमपुरी में और एक विक्रमशिला में बौद्ध विहार का निर्माण करवाया। सोमपुरी में और विक्रमशिला में बौद्ध विहार का निर्माण करवाया। सोमपुरी और विक्रमशिला में इसने बौद्ध विहार का निर्माण करवाया। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इसने बेटा सोमपुरी और विक्रमशिला में बौद्ध विहार का निर्माण करवाया। ठीक है, बौद्ध भिक्षुओं को निवास करने के लिए। और वही विक्रमशिला आगे चल के विक्रमशिला विश्वविद्यालय बना। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय बना, वही विक्रम आगे चलकर। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ठीक है बच्चे, इसके बाद धर्मपाल के बारे में अगला, ठीक है, दो तो हो गए, सोमपुरी और विक्रमशिला बौद्ध विहार का निर्माण करवाया। अगला पॉइंट है बच्चे इसकी उपाधियां। ठीक है, इसकी उपाधियां लिखेंगे आप। इसने परम भट्टारक,
परमेश्वर और महाराज की उपाधि धारण की। इसने परम भट्टारक, परमेश्वर और महाराज की उपाधि धारण की। ठीक, धर्मपाल ने। अब देखो ये जो इसकी उपाधियां हैं, परमेश्वर, परम भट्टारक, महाराज, स्पष्ट बताती हैं कि कोई एक छोटा मोटा शासक नहीं था। देखिए, इसने पर्याप्त शक्ति अर्जित कर ली थी। जो इसकी उपाधियां हैं वो ये बताती है कि भैया ये कोई छोटा मोटा शासक नहीं था। देखिए, कोई छोटा मोटा शासक नहीं था, इसने पर्याप्त पर्याप्त शक्तियां अर्जित कर ली थी। इसलिए इसने परमेश्वर, परम भट्टारक और महाराज की उपाधियां धारण की। इसने परमेश्वर, परम भट्टारक और महाराज की उपाधियां धारण की। ठीक है ना। अगला पॉइंट है, 11वीं सदी के गुजराती कवि हैं सोठल। 11वीं शताब्दी के जो गुजराती कवि सोठल है बच्चे, 11वीं शताब्दी के गुजराती कवि सोठल ने इसको समस्त उत्तरापथ का स्वामी कहा है। उत्तरापथ का मतलब होता है उत्तर भारत, तो समस्त उत्तरापथ का स्वामी कहा है 11वीं शताब्दी के गुजराती कवि सोठल ने इसको। तो 11वीं शताब्दी के गुजराती कवि सोठल ने इसको समस्त उत्तरापथ का स्वामी कहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं देवपाल। ठीक है, वट अ शासक देवपाल। अभी तक बेटा पाल जो है वो हारते चले आए थे, आपको बताया, गुर्जर प्रतिहारों से, राष्ट्रकूटों से भी हारते चले आए थे। इस राजवंश का अगला शासक है देवपाल, और इस राजवंश का अनडाउटेडली सबसे शक्तिशाली शासक है। कन्नौज के त्रिकोणात्मक संघर्ष में भाग लेता है बच्चे, कन्नौज के त्रिकोणात्मक संघर्ष में भाग लेता है, और कन्नौज के त्रिकोणात्मक संघर्ष में भाग लेने के बाद गुर्जर प्रतिहार शासक मेहर भोज को पराजित करता है। मेहर भोज को पराजित करता है। बात समझ में आ रही है। तो देखो, मेहर भोज के समय में सुलेमान आया था भाई, मेहर भोज के समय में सुलेमान आया था। तो उधर मेहर भोज शासन कर रहा था जब सुलेमान आया था, तो जो इधर कौन शासन कर रहा था? देवपाल। इधर कौन शासन कर रहा था? देवपाल। तो सुलेमान यहां पर भी आया है बेटा, अरब यात्री जो है, अरब यात्री सुलेमान यहां पर भी आया है, इसके दरबार में भी आया है बच्चे, देवपाल के दरबार में। बात समझ में आ रही है। चलिए, और जब ये देवपाल के दरबार में आया तो इसने अनडाउटेडली बिल्कुल सत्य कहा है कि देवपाल जो है उस समय गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूटों में सबसे शक्तिशाली शासक है। देवपाल, देखिए, समकालीन राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार शासकों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। समकालीन गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट शासकों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली, ठीक है, ये देवपाल है। चलिए बेटा, जो लेख हैं, लेखों में देवपाल को परम सौगात कहा गया है। सौगात का मतलब क्या है? जैसे आप कहते हैं ना कि सौगात मिल गई आपको, परम सौगात, मतलब इस राजवंश के लिए इसको परम सौगात कहा गया है, क्योंकि इससे पहले इतना शक्तिशाली शासक कोई नहीं हुआ। तो इससे पहले मेरे प्यारे बच्चे इतना शक्तिशाली शासक कोई नहीं हुआ, तो इसलिए इसको देवपाल कहा जाए, मतलब परम सौगात कहा गया, क्योंकि इससे पहले कोई इतना शक्तिशाली शासक हुआ नहीं। और जब इससे पहले कोई इतना शक्तिशाली शासक हुआ नहीं, तो बच्चे क्या कहा गया इसको? परम सौगात, क्योंकि इससे पहले इतना शक्तिशाली शासक कोई हुआ नहीं, इसलिए परम सौगात। इसके बाद इंडोनेशिया। इंडोनेशिया मतलब जावा। इंडोनेशिया में एक आइलैंड पड़ता है जावा। जावा के एक शासक हैं बालपुत्र। पता है, आज इंडोनेशिया पूरा मुस्लिम कंट्री है, लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि एक समय पे इंडोनेशिया जो था वो एक बौद्ध कंट्री था, बौद्ध कंट्री था। ठीक है, तो इंडोनेशिया का शासक है बालपुत्र। देखिए, बालपुत्र ने देवपाल से नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने की अनुमति मांगी। ठीक है ना, बालपुत्र जो कि इंडोनेशिया का शासक है, बालपुत्र इंडोनेशिया का शासक है बालपुत्र। बालपुत्र ने बेटा देवपाल से, बालपुत्र ने देवपाल से बेटा नालंदा में एक विहार बनवाने की अनुमति मांगी, क्योंकि नालंदा में मैं भी बौद्ध भिक्षुओं के लिए निवास के लिए एक विहार बनवाऊं। ये बौद्ध भिक्षुओं के निवास के लिए विहार बनवाना बेटा बड़ा पुण्य का काम होता था, बड़ा पुण्य का काम, कि वो एक जगह पर रह सकें, ठीक है, धूप से, छांव से, ठीक है, मतलब सर्दी से, गर्मी से, लू से, बरसात से वो बच सके, तो ये बड़ा पुण्य का काम होता था। तो जावा इंडोनेशिया के शासक बालपुत्र ने बच्चे अनुमति मांगी कि नालंदा में एक बिहार बनवाया जाए। ठीक है बच्चे, तो उस बिहार का खर्चा चलाने के लिए इसने 24 गांव की आमदनी दान में दे दी थी देवपाल ने। उस बिहार का खर्चा चलवाने के लिए इसने 24 गांव की आमदनी दान में दे दी थी बच्चे। उस बिहार का खर्चा चलवाने के लिए 24 गांव की आमदनी दान में दे दी थी। फिर अगला शासक नारायण पाल बना। नारायण पाल के बारे में जानते हो कि बच्चे नारायण पाल बहुत कमजोर स्थिति का शासक था, बहुत कमजोर स्थिति का। फिर 850 से लेके और 988 ईस्वी तक पतन का काल है बच्चे, पालों के इतिहास में 850 से 988 देखा जाए तो 100 सालों से भी अधिक का काल ये पतन का काल है, पतन का काल। कोई भी शक्तिशाली शासक नहीं हुआ और पाल बस केवल जीवित रहे। लेकिन 100 सालों में कोई शक्तिशाली शासक नहीं हुआ, ठीक, पाल केवल जीवित रहे। लेकिन महिपाल,
ठीक है, इस राजवंश का द्वितीय संस्थापक, क्योंकि इसके समय में पालों ने बच्चे पर्याप्त शक्ति दोबारा से अर्जित की। ठीक है, दोबारा से पालों ने बेटा शक्ति अर्जित की, इसलिए इसे पाल वंश का पुनर्संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसने बौद्ध भिक्षु अतिश के नेतृत्व में, बौद्ध भिक्षु अतिश के नेतृत्व में तिब्बत में एक बौद्ध धर्म प्रचारक मंडल भेजा। तिब्बत में धर्म प्रचारक मंडल भेजा अतिश के नेतृत्व में, कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करके आओ जाओ। तो इसने बौद्ध भिक्षु अतिश के नेतृत्व में तिब्बत में एक धर्म प्रचारक मंडल भेजा। फिर इसके बाद नेहपाल मदनपाल कमजोर हैं साले, कमजोर स्थिति के शासक हैं। इनके बारे में बच्चे जब इतिहास बात नहीं करता तो हम क्या बात करेंगे बताओ? जब इतिहास ही बात नहीं करता तो हम क्या बात करेंगे? इसके बाद फिर नेक्स्ट आते हैं हम, ओहो कट गिरा है ऊपर से, है परम सब। चलो चलो आगे। अब इसके बाद आएंगे बच्चे राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट शासकों में संस्थापक कौन है भैया? दंती दुर्ग है। बोलो, राष्ट्रकूट शासकों में संस्थापक कौन है बाबू? दंती दुर्ग है कि नहीं? दंती दुर्ग संस्थापक, मुझे बताओ हाँ या ना भाई? राष्ट्रकूट शासकों में संस्थापक कौन है? दंती दुर्ग है। अब आप दंती दुर्ग के बाद के शासक देखेंगे तो ये मैंने बताया है यहां पर। दंती दुर्ग के बाद हालांकि मैं बताऊंगा कृष्ण प्रथम है, कृष्ण प्रथम के बाद, कृष्ण के बाद ध्रुव, गोविंद, फिर ध्रुव, फिर कृष्ण। तो ध्रुव गोविंद ध्रुव कृष्ण, ध्रुव गोविंद ध्रुव कृष्ण, ठीक है ना? तो कृष्ण, ध्रुव, गोविंद, ध्रुव गोविंद, फिर ध्रुव, फिर कृष्ण। अब लेकिन क्या हो जाएगा? ये कृष्ण प्रथम हो जाएगा, ये ध्रुव ठीक है द्वितीय है, ध्रुव द्वितीय है ये, ठीक है, ये भी गोविंद द्वितीय है, ठीक है, ये ध्रुव तृतीय हो जाएंगे, ये कृष्ण द्वितीय हो जाएंगे। तो बस ठीक है, शासक यही है बच्चे। ठीक है, अब तुम्हें जो है ना कृष्ण और ध्रुव के चक्कर में नहीं फंसना, कृष्ण और ध्रुव के चक्कर में नहीं फंसना। बस इस राजवंश का तुम्हें एक शासक पढ़ना है, अमोघ वर्ष, बस अमोघ वर्ष। तो सबसे पहले तो आप दंती दुर्ग के विषय में जान लो कि दंती दुर्ग मेरे प्यारे बच्चे इस वंश का संस्थापक है। हम सब जानते हैं दंती दुर्ग इस वंश का संस्थापक है, दंती दुर्ग इस वंश का संस्थापक है। सबसे पहले लिखेंगे कि राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक दंती दुर्ग है। लिखो सब लोग बच्चे कि भाई राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन है? दंती दुर्ग है बच्चे। ठीक है, इसने अंतिम चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय, याद आया वातापी के चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय, तो इसने अंतिम चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय को पराजित करने के बाद ठीक है राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना की। अंतिम चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय को पराजित करने के बाद इसने राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना की बच्चे। और इसी उपलक्ष्य में इसने एक हिरण्यगर्भ नामक महादान यज्ञ करवाया, और उस यज्ञ में द्वारपाल का कार्य किसने किया बच्चे? नागभट्ट प्रथम ने किया था। ठीक है, इसके बाद परम भट्टारक और महाराज राज की उपाधियां धारण की इसने, परम भट्टारक और महाराज राज की उपाधियां धारण की इसने, परम भट्टारक और महाराज राज की उपाधियां धारण की इसने। ठीक है, तो भैया ठीक है, इसने अंतिम चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय को पराजित करने के बाद इस राजवंश की स्थापना की। ठीक है, इसी उपलक्ष्य में इसने उज्जैन में एक हिरण्यगर्भ नामक महादान यज्ञ करवाया, उसमें नागभट्ट प्रथम ने द्वारपाल का काम किया था, इस वंश का संस्थापक है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट परम भट्टारक और महाराज राज की उपाधि धारण की। इसके बाद अगला उत्तराधिकारी हुआ बच्चे कृष्ण प्रथम, कृष्ण प्रथम। दंती दुर्ग के बाद अगला उत्तराधिकारी कौन हुआ? कृष्ण प्रथम बच्चे। और कृष्ण प्रथम ने चालुक्यों को पूरी तरह से, मतलब कृष्ण कीर्तिवर्मन द्वितीय को पराजित जरूर किया था दंती दुर्ग ने, लेकिन चालुक्य पूरी तरह से समाप्त नहीं हो पाए थे। तो आप कहेंगे चालुक्यों को पूरी तरह से समाप्त करने का श्रेय किसको दिया जाता है? कृष्ण प्रथम को। लिखो कि इसका उत्तराधिकारी था, दंती दुर्ग का उत्तराधिकारी था कृष्ण प्रथम। इसने चालुक्यों को बेटा अंतिम रूप से पराजित कर दिया, अंतिम रूप से पराजित कर दिया। ठीक है ना? और जो आपका कैलाशनाथ मंदिर है मेरे प्यारे बच्चे, कैलाशनाथ मंदिर, अजंता और एलोरा की गुफाएं, महाराष्ट्र में जो अजंता एलोरा और वहां पर जो कैलाशनाथ मंदिर है, इसके निर्माण का श्रेय इसी को दिया जाता है। राष्ट्रकूटों ने बेटा अजंता और एलोरा की गुफाओं का निर्माण करवाया है। राष्ट्रकूटों को इस बात का श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने अजंता और एलोरा की गुफाओं का निर्माण करवाया। अब आ जाओ आप अमोघ वर्ष पे। अमोघ वर्ष ठीक है, इस राजवंश का सर्वाधिक विद्वान शासक है बच्चे, विद्वान शासक। बात समझ में आ रही है?
महावीराचार्य विद्वान शासक, महावीराचार्य और जिनसेन, महावीराचार्य और जिनसेन इसी के दरबार में निवास करते थे। ये बहुत बड़ी विद्वान है बेटा, महावीराचार्य और जिनसेन। तो महावीराचार्य और जिनसेन बच्चे इसी के दरबार में निवास करते थे, ठीक है, किसके? अमोघ वर्ष के दरबार में। महावीराचार्य और जिनसेन इसी के दरबार में निवास करते थे। इसने एक ग्रंथ लिखा था कविराज मार्ग, इसने ग्रंथ लिखा था कविराज मार्ग, और इसने कविराज की उपाधि भी धारण की। ग्रंथ लिखा था कविराज मार्ग और इसने कविराज की उपाधि भी धारण की, कविराज की उपाधि धारण की, ठीक है। इसने बेटा तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने प्राणों को त्याग दिया था। इसने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने प्राणों को त्याग दिया। तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर इसने अपने प्राणों को त्याग दिया, ठीक है, प्राणों को त्याग देता है तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर। तो ये इस राजवंश का सबसे विद्वान और योग्य शासक थे अमोघवर्ष साहब, ठीक है। चलिए, तो बस आज इतना ही मेरे प्यारे बच्चे। अभी ठीक है ना, थोड़ी देर बाद हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है जी। पॉलिटी ही रखेंगे, ठीक है, पॉलिटी ही, क्योंकि देखो 2 दिन तो क्लास डिस्टर्ब ही हो गई इन 3 दिनों में, तो भी हम पॉलिटी को ही, ठीक है, आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चे, ये बात समझ में आ रही है। और फिर मॉर्निंग में हम पॉलिटी का समय कर देंगे, ठीक है, अगले वीक से फिर मॉर्निंग में हम पॉलिटी का समय कर देंगे, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे आप सभी का, थैंक यू।